Hello students, welcome to your own channel Study Hashtag Classwise. So this is class 9th SST part 1 of Geography. This is chapter number 1st Man and Environment. Basically मैंने इस chapter को कुछ parts में divided किया हुआ है. So यहाँ पर क्योंकि हम लोगों ने अब क्लास 9th में एंटर कर चुके हैं, तो होता क्या है बेसिकली जो हमारे चैप्टर्स है वो काफ़ी लॉन्ग हो जाते हैं. अगर आप लोग बुक देखें, स्क्रीन में मैंने बुक शो किया हुआ है. इफ़ यू ऑब्जर्व योर बुक सो यू कैन फाइंड आउट दैट यहाँ पर भी इस चैप्टर में भी क्या हुआ है कि यहाँ पे जो चैप्टर्स है उसको 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया होगा. स्क्रीन में आप देख सकते हैं 1.1 इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड 1.2 नेचुरल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, 1.3 रिसोर्स ऑफ नेचुरल एंड एनवायरनमेंट, 1.4 रिलेशनशिप ऑफ मैन एंड एनवायरनमेंट एंड इट्स इफेक्ट, 1.5 टाइप एंड इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन and 1.6 change in land use and its effect. तो बेसिकली स्टूडेंट्स हम लोग पॉइंट मतलब कि 1.1, 1.2, 1.3 इस तरीके से हम लोग अपने पार्ट्स को डिवाइडेड करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि जो लेसन का कॉन्सेप्ट है उसको भी हम लोग क्लियर करते हुए चले और वन बाय वन अच्छे से समझते हुए चले. हर लेसन का लास्ट का एक पार्ट रहेगा, सभी मतलब कि जितने भी जो लेसन में आप लोगों को टीच करवाऊंगी उसका एक लास्ट पार्ट रहेगा जिसमें हम लोग प्रीवियस पढ़े हुए पार्ट्स को क्विक रिकैप करेंगे, जिससे कि वो चैप्टर कंप्लीटली हमारा रिमाइंड हो सके. ठीक है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. मैन एंड एनवायरनमेंट. सो बेसिकली मैन इस वर्ड से तो हम लोग मतलब देखिए 1.1 यानी कि इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट, इसको स्टार्ट करने से पहले बेसिकली हम लोग इसके बारे में जान ले कि एक्चुअली एनवायरनमेंट होता क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ये सब चीज, इसकी डेफिनेशन क्या है. सो जो एनवायरनमेंट वर्ड है, एनवायरनमेंट बेसिकली फ्रेंच वर्ड है, एनवायरन. ठीक है, ये फ्रेंच वर्ड से ड्राइव किया हुआ है एनवायरन, जिसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है एनसर्कल, या फिर इससे एनसर्कल या फिर इसे इंग्लिश में रिंग भी बोला जाता है. ठीक है, कहां से लिया गया है एनवायरनमेंट वर्ड, फ्रेंच वर्ड है, एनवायरन फ्रेंच एनवायरन वर्ड है. ठीक है, जिसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है एनसर्कल या फिर रिंग. ठीक है, रिंग मतलब जो हमारे चारों तरफ या फिर कंप्लीटली एक रिंग बेसिकली हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते इस पर्टिकुलर वर्ड को सुनते हुए. सो अब हम लोग देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट, कि जो एनवायरनमेंट है उसकी डेफिनेशन क्या होती है. एक सिंपल से छोटी सी डेफिनेशन मैं आप लोगों के सामने बताती हूँ कि एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस is known as environment. Everything that is around us मतलब कि वो सभी चीजें जो हमारे अराउंड में है या फिर जो हमारे चारों तरफ है वो क्या कहलाती है, एनवायरनमेंट कहलाती है. वो एनवायरनमेंट नाम से जानी जाती है ना. कनेक्शन रिंग से आया, रिंग चारों तरफ राउंड में होती है. इन सर्कल मतलब कि एक सर्कल, उसके चारों तरफ हम, एक सर्कल है जिसके बीच में हम है और वो हमारे चारों तरफ है. तो उसकी डेफिनेशन भी यहाँ पर वही बताई गई है कि एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस इज नोन एज एनवायरनमेंट. फिर चाहे वो चीज बायोटिक हो या फिर अबायोटिक हो. बायोटिक दैट मीन्स ऑल लिविंग थिंग्स, जितनी भी जो लिविंग थिंग्स है दैट्स कॉल्ड द बायोटिक, वो सभी बायोटिक में आ जाएंगी. और अबायोटिक दैट मीन्स नॉन लिविंग थिंग, मतलब कि जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो सभी मतलब किस में आ जाएगी, नॉन लिविंग थिंग मतलब कि अबायोटिक में आ जाएगी. तो सभी चीजें यानी कि बायोटिक और अबायोटिक वो किस में आ जाती है, हमारे एनवायरनमेंट में आ जाती है. स्टूडेंट्स, एनवायरनमेंट जो है वो कुछ कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है. बेसिकली हम लोग जहां पे रहते हैं वहां पर एयर भी है, वाटर भी है, लैंड भी है. तो इस तरीके से जो हमारा एनवायरनमेंट है बेसिकली लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों ही चीजों से मिलकर बना हुआ है. तो इसके कुछ कंपोनेंट्स है जिसके बारे में हम लोग को जानना जरूरी है, जिसका जो आगे इंट्रोडक्शन है वो आपके चैप्टर्स में भी आएगा. सो फर्स्ट look at here that component of environment, कि environment के कुछ component है, basically 3 इसके component है. let's see here. first is atmosphere, मतलब कि जो हमारा environment है कुछ component से मिलके बना हुआ है जो इस टाइप से है. first is atmosphere. atmosphere मतलब कि लेयर ऑफ गैसेस. हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में स्टडी कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं. सो एटमॉस्फेयर दैट मीन्स लेयर ऑफ गैसेस, मतलब कि लेयर की गैसेस की लेयर, ये क्या कहलाती है, हमारा एटमॉस्फेयर कहलाती है. हाइड्रोस्फीयर ऑल वाटर बॉडीज, मतलब कि संसार में इस वर्ल्ड में जितना भी वाटर है, जहां पर भी वाटर है, ऑल वाटर बॉडीज क्या कहलाती है, हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रो यानी कि पानी, स्फीयर मतलब कि प्लेस,
वैसे ही एटमो दैट मीन्स एयर, स्फीयर मतलब कि प्लेस यानी कि वो एयर वाला स्फीयर यानी कि एयर वाला पार्ट, या फिर हाइड्रोस्फीयर पानी वाला पार्ट, वाटर वाला पार्ट, ठीक है। लिथोस्फीयर, लिथोस दैट मीन्स लैंड, ऑल लैंड पार्ट। लिथोस्फीयर, स्फीयर मतलब कि प्लेस यानी कि सभी लैंड पार्ट, ऑल लैंड पार्ट, ये सभी किस में आ जाते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। बट जहां पर भी ये तीनों कंपोनेंट होते हैं यानी कि एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, दैट्स कॉल्ड द बायोस्फीयर, ठीक है। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर दैट मीन्स द रीजन ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट, मतलब कि रीजन ऑफ द अर्थ, अर्थ का वो रीजन, वो प्लेस, वो क्षेत्र जहां पर लाइफ एग्जिस्ट होती है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ एग्जिस्ट होती है। और यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दोनों ही रिलाई करते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा बायोस्फीयर। बट बायोस्फीयर में ये तीनों चीजें रिलाई करती है। सिर्फ एटमॉस्फेयर रहेगा तो हम लोग जिंदा रह सकेंगे, कि हमारी लाइफ स्पेंड कर सकेंगे, नो। सिर्फ हाइड्रोस्फीयर अगर क्या हम लोग सिर्फ पानी में रहकर ही अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, नो। लिथोस्फीयर हम लोग लैंड में रहते हैं, लेकिन अगर लैंड में एयर और वाटर दोनों नहीं है तो क्या वो लाइफ पॉसिबल है वहां पे, बिल्कुल नहीं। इसीलिए जहां पर भी ये तीनों कंपोनेंट होते हैं दैट इज एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, यानी कि कनेक्ट्स द ऑल थ्री जोन्स इज कॉल्ड बायोस्फीयर। बायोस्फीयर दैट मीन्स द रीजन ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट, जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है वो क्या कहलाता है, हमारा बायोस्फीयर कहलाता है। सो स्टूडेंट्स, as you can see here, पॉइंट नंबर 1.1 इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंट, जिसको मैंने ब्रेक किया है ऑलमोस्ट 6 पार्ट में। मतलब कि अब मैं इस पॉइंट को, इस पर्टिकुलर 1.1 को ब्रेक कर दूंगी, ऑप्टिमाइज कर दूंगी 6 पार्ट में, जिसमें से ये जो चैप्टर है, ये जो आप लोगों को जो पूरा स्क्रीन में पेज शो हो रहा है वो क्या हो जाएगा, इजीली अंडरस्टूड हो सकेगा, आप लोग उसको इजीली समझ सकोगे। जहां पे पॉइंट 1.1 है एंशिएंट टाइम डिस्क्रिप्शन, सेकेंड पॉइंट हमारा दिया हुआ है नेचर एंड इट्स वेरियस सोर्सेज, थर्ड पॉइंट है अकॉर्डिंग टू हिंदूज, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी, अकॉर्डिंग टू इस्लाम एंड अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। फर्स्ट पॉइंट से ही आप लोगों को समझ में आ रहा है कि इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंट, यानी कि जो एनवायरमेंट को लेके हमारा जो कॉन्सेप्ट रहा है, यानी कि इंडियंस का, बेसिकली इंडियंस का जो कॉन्सेप्ट रहा है उसको हम लोग को यहाँ पर देखना है इस फर्स्ट पूरे 1.1 में। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा एंशिएंट टाइम डिस्क्रिप्शन। एंशिएंट टाइम डिस्क्रिप्शन, अब जो ह्यूमन है, आज भी जो ह्यूमन है वो क्या है, अपने एनवायरमेंट से कनेक्टेड है। इसके पहले भी एनवायरमेंट से वो कनेक्टेड रहा था और एंशिएंट टाइम से वो कनेक्टेड रहता हुआ आ रहा है। तो इसमें हम लोग बेसिकली, इसलिए मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया है एंशिएंट टाइम डिस्क्रिप्शन। सो नाउ आई एम गोइंग टू रीड first para. Since ancient time, detailed description of the mutual relationship between man and nature are found in literature. यानी कि ancient time से ही हम लोग को काफी सारे डिस्क्रिप्शन मिलते हैं कि मैन और नेचर के बीच में किस तरीके से म्यूचुअल रिलेशनशिप रहा है। नेचर इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ मदर इन द वेदास, और नेचर को वेदा में, मतलब कि वेद में जो नेचर है उसको एज अ मदर रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, काय में, वेद में नेचर को एज अ मदर रिप्रेजेंट किया गया। अगर आप लोग एक एक लाइन अच्छे से सुन लेना स्टूडेंट्स, सो आई एम श्योर कि इसके जो ऑब्जेक्टिव है वो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्टिव का ही एक पार्ट है। तो हमारे जो वेदा है उसमें मदर, एज अ मदर किसको रिप्रेजेंट किया गया है, नेचर को रिप्रेजेंट किया गया है। इन द होप ऑफ हैविंग अ हेल्दी एंड एनवायरमेंट, मैन हैज मेंटेन पैशनेट रिलेशन विद द एनवायरमेंट इन हिज लाइफ। देखिए इस लाइन को अच्छे से समझना, एक हेल्दी और अच्छी लाइफ के लिए जो ह्यूमन है, या फिर एक अच्छे वातावरण के लिए, एक अच्छे एनवायरमेंट के लिए जो ह्यूमन है, वो अपना रिलेशन एनवायरमेंट के साथ हमेशा पैशनेट और अच्छा बनाए रखता है। पैशनेट मतलब कि अच्छा बनाना, यानी फिर या फिर अपने रिलेशन को मेंटेन करना। अब इस बात को हम लोग समझते, अगर हम लोग एनवायरमेंट से छेड़छाड़ करते हैं, या फिर अगर हम लोग एनवायरमेंट ने जो चीजें हम लोग को दी उसका मिस यूज करते हैं, तो क्या होता है, हम लोग को उसका हार्म ही होता है। इसलिए अगर हम लोग को अपनी अच्छी और हेल्दी लाइफ चाहिए तो हम लोग को एनवायरमेंट को क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, उसके साथ एक अच्छा हेल्दी रिलेशन बनाए रखना पड़ेगा, तभी एनवायरमेंट बदले में हम लोग को एक अच्छा बेनिफिशियल लाइफ देते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लोग देख ही सकते हैं। अगर आज जो कोविड-19 फैला हुआ है तो ये क्यों फैला हुआ है, हम लोग ने नेचर के अगेंस्ट जाके किस तरीके से अपने फूड से छेड़छाड़ किया, एंड देन वो जो वायरस है वो हमारे अंदर एंटर हो गया। प्रकृति ने जो चीज हम लोग को खाने के लिए दी है, अगर हम लोग उसी को खाएं,
दूसरे जो चीजें हैं जो खाने लायक नहीं, अगर हम लोग उसको खाएंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं जो हमारा इन्वायरमेंट है वो हमारे लिए ही क्या हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी एंशिएंट टाइम की सोच आती है, मतलब कि तब भी लोग ये सोचा करते थे कि अगर हमको एक अच्छी और हेल्दी लाइफ चाहिए तो हमें इन्वायरमेंट के साथ एक अच्छा रिलेशन क्या करना पड़ेगा, बनाए रखना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है इसी में ही, his depth toward the environment is expressed in the form of sensitivity, honor, passion and safety। इसीलिए जो environment है उसका डेप्थ यानी कि कर्ज हम लोग कभी भी नहीं चुका सकते जो environment ने हम लोग को दिया है, सेंसिटिविटी, ऑनर, पैशन एंड सेफ्टी। इसी तरीके से जो environment है वो हमारी सेफ्टी है, मतलब कि उसने हमको सेफ करके रखा हुआ है। मैन एंड environment are creature, नरिशर्स एंड सेवियर ऑफ ईच अदर। अब देखिए मैन और एनवायरमेंट वो एक दूसरे के क्या है, क्रिएचर है और नरिशर है और सेवियर टू ईच अदर। क्रिएचर, नरिशर्स एंड सेवियर कैसे हुए, सपोज अगर हम लोगों ने कोई प्लांट लगाया है तो उसमें आपको प्लांट सिर्फ लगाने से, छोड़ देने से उसको हो जाता है कि नहीं, उसके क्रिएचर हम कैसे बनेंगे, अगर हम लोग उस पर टाइम पे पानी डालें, मिट्टी डालें, तब वो प्लांट बड़ा होगा। टाइम टू टाइम उसको सन पे रखना होगा। कभी ऐसा होता है कि जब समर का सीजन होता है तो हमें उसके धूप की रोशनी, ज्यादा धूप की रोशनी से बचाना होता है। तो इस तरीके से हम लोग उसके नरिशर भी हुए, हमने उसको धूप से बचाया, हम उसके सेवियर भी हो गए। अब वो जो पेड़ है, वो जो ट्री है, वो हमारे लिए नरिशर, क्रिएचर और सेवियर कैसे होगा। सपोज जब आपको भूख लगती है, आपने कोई पेड़ लगाया, उसने फ्रूट दिया, आप लोगों ने उसको फ्रूट खा लिया, हमारा पेट भर जाता है। फिर क्या होता है, इस तरीके से वो हमारा क्रिएचर और नरिशर्स हो गया। अगर वो हमको भूख से नहीं बचाता तो हो सकता था हमारी लाइफ को कोई रिस्क है। इस तरीके से उसने हमारी लाइफ को क्या किया, सेव किया। इसीलिए ह्यूमन एंड नेचर दोनों ही एक दूसरे के क्या हुए, क्रिएशन, नरिशर एंड सेवियर। तो ये एंशिएंट टाइम डिस्क्रिप्शन है। एंशिएंट टाइम में ही, एंशिएंट एक बार मैं और रिकॉल कर देती हूँ, एंशिएंट टाइम से ही क्या बताया गया है, वेद में नेचर एज अ मदर रिप्रेजेंट किया गया हुआ है। फिर अगर हम लोग को अपना अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, अगर हम लोग को एक अच्छी लाइफ जीना है तो हम लोग को नेचर के साथ क्या करना रखना पड़ेगा, अच्छे रिलेशन बनाए रखना पड़ेगा। उसके बाद ये जो नेचर है इसका डेप्थ हम लोग कभी भी नहीं चुका सकते। इस तरीके से एंशिएंट टाइम से ही ये माना जाता है कि ह्यूमन और नेचर एक दूसरे के क्या है, क्रिएचर, नरिशर्स और सेवियर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, खत्म होता है। सेकेंड पॉइंट है नेचर एंड इट्स वेरियस सोर्सेस। नेचर एंड इट्स वेरियस सोर्सेस। अब नेचर हम लोग जानते हैं व्हाट इज नेचर एंड इट्स वेरियस सोर्सेस। वेरियस सोर्सेस में क्या क्या आ जाएंगे, हमारा लैंड आ जाएगा, हमारी ट्रीज आ जाएगी, वाटर आ जाएंगे। नेचर में आप लोग के अर्थ, मून, ये सभी चीजें आ जाती है। तो इसी सभी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दैट्स वाई मैंने जो सेकंड पॉइंट है उसको नाम क्या दिया है, नेचर एंड इट्स वेरियस सोर्सेस। तो इसको मैं पढ़ रही हूँ, स्क्रीन में आप लोग बुक देख सकते हैं। It is evident from the Vedas and Purans that we have always worshipped nature and its various sources। देखो वेद में ही, मतलब कि हम लोग को काफी ऐसे एविडेंस मिलते हैं जहां पर वेद और पुराण में क्या मिलता है, नेचर को अलग अलग तरीकों से, यानी कि नेचर के वेरियस सोर्सेस यानी कि अलग अलग सोर्सेस को पूजा गया है, उसकी वर्शिप की गई है। वी ऑफर अवर प्रेयर्स टू वाटर सोर्सेस सच एज द गंगा, द यमुना, द सरस्वती। ठीक है, अगर हम लोग वाटर सोर्सेस की बात करें जिसमें से द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, तो इसको एंशिएंट टाइम से भी पूछते हुए आ रहे हैं, यानी कि उसकी वर्शिप करते हुए आ रहे हैं और आज भी इसकी वर्शिप की जा रही है। टू ट्री एंड प्लांट्स लाइक बनियान, पीपल, नीम एंड तुलसी। वाटर बॉडी में हम लोग ने द गंगा, द यमुना, द सरस्वती को पूजा। ट्री की अगर मैं बात करूं, द बनियान ट्री, द नीम ट्री, द तुलसी ट्री, इन सब की पूजा होती है। तुलसी आप लोग सभी लोग अपने मतलब कि इस बात से फैमिलियर हो, हिंदुइज्म में ये मतलब कि मैथोलॉजी चलती हुई आई है कि वहां पे क्या होता है कि बचपन से ही वहां पर इन सभी की पूजा की जाती है। किसकी, तुलसी की। हर मॉर्निंग में उठ के हम लोग क्या करते हैं, तुलसी को जल चढ़ाते हैं। दैट मीन्स हम लोग तुलसी की वर्शिप करते हुए आ रही है। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है ये हम लोग को पुराण से भी मिलते हैं, वेद से भी मिलते हैं एंड स्टिल वो कंटिन्यू चले हुए आ रहे हैं। ठीक है, We also bow before the sun, the moon and the earth. Mother Nature sustained us like her own children. और हम लोग कंटिन्यू किसकी पूजा करते हैं, सन की, मून की और अर्थ की। हम लोग कंटिन्यू इसकी भी पूजा करते हैं। सन की पूजा की जाती है, रोज सुबह उठकर सन की पूजा होती है, तभी आप लोग तुलसी को पानी चढ़ाते हैं। देन फिर मून की, मून के अकॉर्डिंग हमारे डे डिवाइडेड होते हैं। अर्थ की पूजा होती है, ग्रह जो रहते हैं वो उसके अकॉर्डिंग चला करते हैं। तो ये एंशिएंट टाइम से भी चला हुआ आ रहा था और अभी भी है, यानी कि नेचर एंड इट्स वेरियस सोर्सेज जिसकी हम लोग पूजा करते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या दिया हुआ है,
द मदर एंड मदर नेचर हैज सस्टेन्ड अस लाइक हर ओन चिल्ड्रन। और इस तरीके से जो नेचर है वो हमारा हमेशा अपने एक बच्चों के जैसे ख्याल रखती है, हमारी केयर करती है। इनफैक्ट नेचर इज लाइफ। इसी तरीके से जो नेचर है उसको क्या बताया गया है, लाइफ बताया गया है, मतलब कि नेचर में ही हमारी जिंदगी बताई गई है। इट इज बिलीव्ड दैट द नेचर में ही हमारी जिंदगी क्यों बताई गई है स्टूडेंट्स, तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको 3 कंपोनेंट बताए थे, ठीक है। आप लोगों को याद होगा एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, और ये तीनों चीजें जहां पर होती है दैट्स कॉल्ड द बायोस्फीयर। और ये जो बायोस्फीयर है ये हमारा किसका पार्ट था, एनवायरनमेंट का पार्ट था। इसीलिए यहाँ पर फिर से वही चीज रिपीट की गई कि नेचर जो है वो क्या है, हमारी लाइफ है, यानी कि जो हमारी जो लाइफ है वो काय में बसती है, नेचर में ही बसती है, क्योंकि यहाँ पर ये तीनों जो कंपोनेंट है वो हम लोग को इजिली अवेलेबल होते हैं। फिर इट बिलीव दैट द एनवायरनमेंट रिसीव इट्स फ्रेगनेंस एज वी बर्न धूप। अब जो ये जो धूप है, धूप के बारे में बेसिकली यहाँ पे जो सनलाइट है उसके बारे में बताया गया है कि ये जो सनलाइट है जब हमारे अर्थ पर पड़ती है, धरती पर पड़ती है, तो जिससे हमारी जो धरती है, जो हमारा अर्थ है, वो क्या हो जाता है, रोशन होने लगता है, शाइन करने लगता है। इसलिए ये जो धूप है ये भी बहुत जरूरी है। तो इसका भी हम लोग को एविडेंस कहाँ पे मिलता है, पुराण में और वेद में मिलता है स्टूडेंट्स। द उपनिषद एज्यूम अर्थ एज द बॉडी ऑफ सुपर नेचुरल। देखो उपनिषद में क्या बताया गया है, अर्थ एज द बॉडी ऑफ, अर्थ एज द बॉडी ऑफ सुपर नेचर, मतलब कि परमात्मा की बॉडी है अर्थ। हेवन एज हिज ब्रेन, और परमात्मा का ब्रेन है हेवन। हेवन मतलब कि यू नो वेरी वेल। द सन एंड द मून एज हिज आईज, और सन और मून को परमात्मा की आईज यानी कि सुपर नेचुरल की आईज बताई गई है। स्काईज एज हिज माइंड, और स्काई को उनका माइंड बताया गया है। देयरफॉर इट इजंट प्रॉपर टू कट ट्रीज एंड पॉल्यूट सोर्स ऑफ वाटर। इसीलिए हमको किसी भी पेड़ पौधे को नहीं काटना चाहिए और ना ही किसी वाटर बॉडी को पॉल्यूट करना चाहिए। तो हमने क्या देखा नेचर एंड इट्स वेरियस सोर्सेस में कि एंशिएंट टाइम से ही हम लोग को इसके एविडेंस मिलते हैं कि हम लोग एंशिएंट टाइम से ही क्या करते आए हैं, इन सभी की पूजा करते हुए आए हैं। वाटर बॉडीज में अगर हम लोग देखें तो द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, इन सब की हम लोग ने वर्शिप की है। देन अगर हम लोग ट्रीज की बात करें तो इसमें द बनियान ट्री, तुलसी ट्री, नीम ट्री, इन सब के हम लोग वर्शिप करते हुए आ रहे हैं। एंड सस्टेन्ड हम लोग वर्शिप करते हुए आ रहे हैं किसकी, अर्थ की, मून की, ठीक है, अर्थ की, मून की, इन सब की हम एंड सन की हम लोग क्या करते हुए आ रहे हैं, वर्शिप करते हुए आ रहे हैं। उसके बाद फिर उपनिषद में भी ये बताया गया है कि नेचर के जो वेरियस सोर्सेस है वो परमात्मा की क्या है, बॉडी है, यानी कि अर्थ को परमात्मा की यानी कि सुपरनेचुरल की बॉडी बताया गया है। स्काई और मून को क्या बताया गया, इनका आईज बताया गया है। जो हेवन है उसको क्या बताया गया, परमात्मा का ब्रेन बताया गया है, ठीक है। इस हिसाब से मतलब कि जो नेचर के वेरियस सोर्सेस है उसको उपनिषद में भी, वेद में भी डिवाइड कर दिया गया है, वर्शिप के अकॉर्डिंग भी इसको डिवाइड कर दिया गया है और कहा गया है इसीलिए हम लोग को अपने नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाना है और उसको कट नहीं करना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। देन कम टू द पॉइंट नंबर 3, अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म। देखो बेसिकली मैं इन सभी को एक ही पॉइंट देने वाली थी अकॉर्डिंग टू रिलीजियंस करके, बट मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है ताकि आप लोग एक अच्छे से समझ सके इसके कॉन्सेप्ट को कि एक्चुअली में ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म मैं पढ़ रही हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन। इट इज बिलीव्ड इन हिंदुइज्म that the god of rains, that means Indra, is pleased by the worship of Agni, Jal, Vayu and Prithvi। देखो हिंदू धर्म में भी ये मान्यता है, यानी कि हिंदुइज्म की ये मैथोलॉजी है कि अगर हमको बारिश करवाना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी, इन सब का यज्ञ करवाना पड़ेगा। तभी जो इंद्रदेव है यानी कि जो इंद्र भगवान है, इंद्र गॉड है, वो क्या होते हैं, हैप्पी होते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, प्लीज्ड होते हैं, प्रसन्न होते हैं और वो बारिश करवाते हैं। And he pours rain water, I already explained. Thus nature flourish and fulfill human necessity। और इसी से ही जो नेचर है वो खुश होता है और ह्यूमन की नेसेसिटी को फुलफिल करता है, यानी कि जो उसकी डेली की जरूरतें होती है उसको क्या करता है, फुलफिल करता है। अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म, अगेन आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म क्या बताया गया है आप लोगों को कि हिंदू में ये मान्यता रही है कि अगर हम लोग अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी इन सब का यज्ञ करें, इन सब की पूजा करें तो क्या होगा, जो इंद्रदेव है वो हैप्पी होते हैं, प्लीज्ड होते हैं और फिर वो क्या करवाते हैं, बारिश करवाते हैं। इसी तरीके से जो नेचर है वो हैप्पी होता है और फिर क्या करता है, ह्यूमन की सभी नेसेसिटीज को क्या करता है, फुलफिल करता है। ये आप लोगों का क्या होगा, अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म। अब आ जाते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी में क्या बताया गया है, द रिलीजन ऑफ क्रिश्चियनिटी कंसिडर नेचर एज अ गॉड वर्ड्स फ्रॉम,
Kate and Shelley become a great poet of the world in the lap of nature। देखो जो क्रिश्चियंस हैं उन लोगों की मैथोलॉजी क्या रही है कि क्रिश्चियन क्या बोलते हैं कि जो उन्होंने नेचर को एज अ गॉड रिप्रेजेंट किया है। हम लोग ने एंशियंट टाइम में देखा था कि एंशियंट टाइम में नेचर को एज अ मदर रिप्रेजेंट किया गया था। कहाँ पर? वेद में। अब क्रिश्चियन क्या बोलते हैं जो नेचर है वो एज अ गॉड है। क्यों? क्योंकि इनके जो परमात्मा रहे हैं कौन कौन, इनके जो परमात्मा है वर्ड्सवर्थ एंड किट्स, इन्होंने क्या किया है नेचर की ही लैप में बैठकर यानी कि प्रकृति के अंडर में ही रहकर, नेचर के अंडर में ही रहकर इन लोग क्या बने हैं? एक ग्रेट पोएट बने हैं। तो ये किसकी मैथोलॉजी थी? क्रिश्चियनिटी की मैथोलॉजी थी। क्रिश्चियन ने क्या किया था? नेचर को एज अ गॉड रिप्रेजेंट किया है। अब हम लोग आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू इस्लाम। लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, द रिलीजन the verses of Islam taboo wasteful killing of living being and instruct to save flora and fauna। देखो जो इस्लाम है इसमें भी ये बताया गया है, इस्लाम टैबू वेस्टफुल किलिंग, मतलब कि देखो टैबू यानी कि किसी भी चीज को कंप्लीटली मना करना या निषेध करना। तो इस्लाम में भी ये चीज बताई गई है कि आप लोगों को वेस्टफुल किलिंग नहीं करना है किसी भी फ्लोरा एंड फाना की, यानी कि किसी भी वनों की जीवों की आप लोगों को क्या नहीं करना है? उसको मारना नहीं है। हजरत अबू बकर आस्क नॉट टू डिस्ट्रॉय द फ्रूट गिविंग ट्री, क्रॉप्स एंड एनिमल्स। और जो हजरत अबू बकर है, ये लोग के जो प्रॉफिट रहे हैं, इन्होंने क्या कहा है कि स्कॉलर्स, मतलब हजरत अबू बकर दैट मीन्स स्कॉलर्स, यानी कि इन लोग क्या करते थे? संदेश पहुंचाना, मतलब कि जो भी सभी के धर्म में जो ऐसे स्कॉलर्स रहते हैं जिसकी बातों को हम लोग सुनते हैं और उनकी गाइडलाइन मतलब उनको गाइड करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। सो हजरत अबू बकर आस्क नॉट टू डिस्ट्रॉय द फ्रूट गिविंग ट्री, क्रॉप्स एंड एनिमल्स। वो क्या बोलते हैं कि जो फ्रूट देता है, मतलब कि ऐसा पेड़ जो फ्रूट देता है और जो क्रॉप्स है, जो एनिमल्स हैं, इनको नहीं मारना चाहिए। ठीक है। प्रॉफिट मोहम्मद यूज्ड टू साइड बिसाइड अ पाम ट्री, पाम ट्री मतलब खजूर का पेड़। ठीक है, पाम ट्री दैट मीन्स खजूर का पेड़। डिलीवरिंग sermon टू हिज डिसाइपल्स, डिसाइपल्स दैट मीन्स शिष्य या स्टूडेंट्स। sermon मतलब कि उपदेश। तो जो हजरत मोहम्मद थे वो क्या करते थे? पाम ट्री के नीचे। देखिए यहाँ पर भी नेचर की बात आ जाती है, यानी कि हर रिलीजन कहीं ना कहीं अपने आप को नेचर से कनेक्ट करता ही है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो या बौद्ध हो। तो यहाँ पर हजरत मोहम्मद साहब थे, उन्होंने खजूर के पेड़ के नीचे अपने जो संदेश है उसको लिखा और अपने डिसाइपल्स मतलब कि स्टूडेंट्स तक के उसको पहुंचाया। बादशाह अकबर यूज्ड टू बिलीव इन हवन, यज्ञ, वेदा, सूर्य नमस्कार एंड वर्शिप टू तुलसी एंड पीपल ट्रीज। और इसके बाद जो अकबर थे, जो अकबर राजा थे, वो भी क्या करते थे? वो बिलीव करते थे हेवन मतलब कि हवन में, यज्ञ में और वेदा में। बेसिकली ये नेचर के प्रोस्पेक्टस से ही किया जाता है। और सूर्य नमस्कार में भी वो बिलीव करते थे। वो किस बात में भी बिलीव करते थे? कि पेड़ और पौधों की भी, यानी कि तुलसी और नीम की भी पूजा की जानी चाहिए। ठीक है। द प्रोपोगेटर ऑफ, यहाँ तक के थी हमारा द अकॉर्डिंग टू इस्लाम। यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया। अकॉर्डिंग टू इस्लाम में हम लोग ने क्या क्या देखा कि यहाँ पर भी टैबू है, मतलब कि इस्लाम भी कंप्लीटली टैबू करता है, यानी कि निषेध करता है, मना करता है कि आप लोगों को पेड़ पौधों को, फ्लोरा एंड फना को कट नहीं करना चाहिए। सेकंड चीज, यहाँ पर जो हजरत अबू बकर ने भी ये कहा है कि जो फ्रूट गिविंग ट्रीज होते हैं, जो क्रॉप्स होते हैं, उसको कट नहीं करना चाहिए, कंप्लीटली इसमें टैबू बताया गया है। जो हजरत मोहम्मद साहब थे उन्होंने भी पाम ट्री के नीचे बैठकर क्या किया था? अपने जो डिसाइपल्स हैं उनको अपना संदेश पहुंचाया था। उसके बाद जो राजा अकबर है, जो अकबर किंग है, उन्होंने भी क्या किया था? वो भी बिलीव करते थे कि हवन और यज्ञ में वो बिलीव किया करते थे। और सेकंड चीज वो ये भी बिलीव करते थे कि ट्रीज की पूजा की जानी चाहिए। अब हम लोग आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। देखो बेटा, इसमें डिवाइड करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इन सब का कनेक्शन किससे था? नेचर से था। ठीक है, इसीलिए इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंट, सबके हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि क्या क्या उन लोगों के कॉन्सेप्ट रहे हैं एंशिएंट टाइम से लेकर अब तक के भी। अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती हूँ। अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म, द प्रोपेगेटर ऑफ बुद्धिज्म लॉर्ड बुद्धा रिसीव्स एनलाइटमेंट अंडर द पीपल ट्री। अब देखो, जो प्रोपोगेटर है बुद्धिज्म लॉर्ड बुद्धा, मतलब कि जो बुद्ध रहते हैं, उनके जो भगवान है भगवान बुद्ध, उन्होंने भी पीपल ट्री के नीचे,
जो हजरत मोहम्मद थे उन्होंने कहां पर रह के किया था, पाम ट्री के नीचे में बैठकर अपने संदेश को पहुंचाया था। अब जो भगवान बुद्ध है वो कहां पर बैठ के कर रहे हैं, पीपल ट्री के अंडर में बैठकर अपना उन्होंने एनलाइटमेंट मतलब कि नॉलेज को गेन किया था, नॉलेज बढ़ाया था और वो फेमस पर्सनालिटी बने थे। देन आ जाता है हमारा इन जैनिज्म। देखो ये दोनों पॉइंट को मैंने एक ही में कवर अप किया है, अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। In Jainism also all seek and required to spend time in natural, मतलब कि जो जैन होते थे उनके भी जितने भी जो साधु संत होते थे सभी ने क्या किया है, नेचर में ही अपने टाइम को स्पेंड किया है, नेचर के बीच में, प्रकृति के बीच में, एनवायरमेंट के में रहकर ही अपने टाइम को कंप्लीटली स्पेंड किया है, अपने जीवन को स्पेंड किया है। एनवायरमेंट इन जैनिज्म any kind of violence against living beings is a taboo। अब देखिए इन जैनिज्म यानी कि जैनों में भी, जैनिज्म में भी वायलेंस मतलब कि किसी भी प्रकार की हिंसा को, किसी भी प्रकार के वायलेंस को टैबू किया गया, मतलब कि कंप्लीटली मना किया गया है। Thus all religions have the provisions of conservation of nature। इसी तरीके से सभी रिलीजन मतलब कि सभी धर्मों में ये बताया गया है कि हमको नेचर को, क्रिएचर मतलब कि उसको नहीं मारना चाहिए, उसका कंजर्वेशन करना चाहिए, मतलब कि हमारी प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए, कंजर्वेशन करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स आज के पार्ट 1 में हम लोग ने इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट में देखा था, एंशिएंट टाइम डिस्क्रिप्शन, नेचर एंड इट्स वेरियस सोर्सेज अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी, अकॉर्डिंग टू इस्लाम एंड अकॉर्डिंग टू जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, अकॉर्डिंग टू एंशिएंट टाइम डिस्क्रिप्शन। सॉरी, एंशिएंट टाइम डिस्क्रिप्शन में हम लोग ने देखा कि वेद में किस तरीके से मदर के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है और किस तरीके से जो नेचर है वो हमारा क्रिएशन और नरिशर है। ठीक है, फिर सेकंड हम लोग ने देखा नेचर एंड इट्स वेरियस सोर्सेस, नेचर के जो वेरियस सोर्सेस मतलब कि वाटर, ट्री, सन, मून, अर्थ, ये सब जो डिवाइडेड है उसकी किस तरीके से पूजा की जाती है, उसकी वर्शिप की जाती है, इन सभी चीजों को यहाँ पर बताया गया है। फिर हम लोग ने देखा अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म, हिंदू की कैसी कैसी मैथोलॉजी रही है कि किस तरीके से हम लोग को मतलब कि यज्ञ करना पड़ेगा, सब चीज करते हैं तब वो इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और बारिश करवाते हैं, ये हिंदूज की मैथोलॉजी रही है। रोज सूर्य मतलब कि सूर्य नमस्कार करना, देन सूर्य को नमस्कार करना, उनकी वर्शिप करना, ट्री को पूजना, ये हिंदू मैथोलॉजी के अंदर आ जाता है। अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी हम लोग ने देखा कि क्रिश्चियंस नेचर को एज अ गॉड रिप्रेजेंट करते थे। वर्ड्सवर्थ, ऑर्किड, शैले, इन सब ने भी क्या किया था, नेचर की ही लैब में रहकर यानी कि प्रकृति के ही अंडर में रहकर अपना नॉलेज गेन किया था और ग्रेट पोएट बने थे। अकॉर्डिंग टू इस्लाम में हम लोग ने 3 बातें देखी थी। 3 बातें कौन कौन सी थी स्टूडेंट्स? फर्स्ट हम लोग ने देखा था कि हजरत अबू बकर, ठीक है, हजरत अबू बकर इन्होंने क्या कहा था कि जो फ्रूट गिविंग ट्रीज होते हैं या जो एनिमल्स होते हैं, जो क्रॉप्स होते हैं, इनको नहीं मारना चाहिए। सेकंड हम लोग ने देखा था मोहम्मद साहब, इनके बारे में हम लोग ने देखा था कि इन्होंने पाम ट्री के नीचे में बैठकर क्या किया था, अपने नॉलेज को बढ़ाया था और अपने डिसाइपल्स को अपने न्यूज़ेस को डिलीवर किया था। सेकंड फिर हम लोग ने इसी में देखा था थर्ड पॉइंट किंग अकबर के बारे में। तो किंग अकबर क्या बोलते हैं, किंग अकबर भी किस बात में बिलीव करते हैं कि ट्रीज की पूजा की जानी चाहिए, वर्शिप किया जाना चाहिए और साथ ही साथ यज्ञ और हवन, इन दोनों बातों में भी ये बिलीव करते थे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म में हम लोग ने देखा जो बुद्ध भगवान थे उन्होंने पीपल ट्री के नीचे, कौन से पेड़ के नीचे, पीपल ट्री के नीचे, ठीक है, पीपल ट्री के नीचे में बैठकर क्या किया था, वर्शिप की थी, एनलाइटमेंट किया था, अपने नॉलेज को बढ़ाया था। फिर उसके बाद जैनिज्म में आ जाते हैं, जो जैन के जो सिख होते थे, जो संत होते थे, जो साधु होते थे, उन्होंने कंप्लीटली नेचर में बैठकर ही अपने आप का अपना जो लाइफ है उसको स्पेंड किया है। ठीक है, तो यहाँ तक के कि हमारी स्टोरी इस तरीके से जो सभी रिलीजन में कहीं ना कहीं ये बताया गया है कि हमें नेचर को खराब नहीं करना चाहिए, हमारे एनवायरमेंट को खराब नहीं करना चाहिए एक अच्छी और बेस्ट लाइफ के लिए। तो ये था स्टूडेंट्स आज का पार्ट नंबर 1 जहां पर हम लोग ने एनवायरमेंट की डेफिनेशन से लेकर पूरे रिलीजन के कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जो कि आज का हमारा टॉपिक क्या था, 1.1 इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंट को लेकर हम लोग ने सभी के कॉन्सेप्ट को पढ़ा है। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 1.2 हमारे पार्ट नंबर 2 में। टिल देन टेक केयर, बाय। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी क्वेरी आ रही है, सो यू कैन कमेंट ऑन हियर, ओके। सो स्टूडेंट्स टेक केयर।